नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। विश्रुतचरितम ये तृतीय वर्ष के लिए विश्रुतचरितम की श्रृंखला में हम आज 9वें व्याख्यान पर हैं। विहार भद्र नामक कुमार सेवक राजा को अपने मुताबिक बहकाने के लिए सही, लेकिन राजाओं का पूरा शेड्यूल बता रहा है, पूरी उनकी 24 घंटे की दिनचर्या बता रहा है। हम इस माध्यम से देख सकते हैं दंडी के 7वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है। उस समय राज दरबार कैसे होते थे, राजा के दायित्व क्या थे। एक राजा का 24 घंटे का क्रियाकलाप देखना प्रत्येक पहर का अपने आप में बड़ा सुखद है। 5वें पहर तक की बात वो कर चुका है। अब वो 6ठे पहर की बात कर रहा है कि 6ठे पहर में राजा क्या करता है। षष्ठे स्वैर विहारो मंत्रो वा सेव्यः। 6ठे भाग में 6ठे पहर में राजा स्वैर विहार करेगा। स्वैर विहार यानी स्वेच्छा से विहार करेगा, यानी वो जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो थोड़ा रेस्ट कर ले, वो चाहे तो थोड़े बाग में टहल ले, वो चाहे तो रानियों के साथ बैठ ले। वो स्वतंत्र है। मंत्रो वा सेव्यः, लेकिन यहाँ भी अथवा लगा है। या फिर वो गुप्तचरों से मंत्रणा करे, अपने अमात्यों सचिवों से मंत्रणा करे। मातृगुप्त भाषण से मंत्रणा परामर्श करना गोपनीय हुआ करता था। तो 6ठे पहर में राजा के पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन हैं। या वो स्वैर विहार करे, स्वेच्छा से विहार करे, अपनी मर्जी से अपना टाइम पास करे, या फिर वो मंत्रणा करे। अच्छा, अगर वो मंत्रणा करने का ऑप्शन, अगर वो स्वैर विहार का ऑप्शन लेता है तो ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा समय दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक आनंद से रह सकता है, नहीं। सो अस्यै एतावान स्वैर विहार कालो, सो अस्यै एतावान स्वैर विहार कालो, वह उसके लिए इतना ही स्वैर विहार का समय है। यस्य तिस्रः स्त्रिया उत्तर नाडिका, त्रिपादोत्तर नाडिका, 3 त्रिपादोत्तर, 3 के बाद नाडिका, नाडिका यानी घड़ी, घटिका, यानी सिर्फ 3 घड़ी का समय होता था उसके पास। 3 घड़ी में वो चाहे तो स्वेच्छा से विश्राम कर ले, रानियों से वार्तालाप कर ले, या वो मंत्रणा कर ले। सप्तमे चतुरंग बल प्रेक्षण प्रयास, फिर 7वें पहर में उसे चतुरंगिणी सेना का निरीक्षण करना होता था। चतुरंगिणी सेना बहुत विशाल हुआ करती है, 4 अंग जिसके हों, चतुर अंग वाली। 4 अंग में रथ आते हैं, घोड़े आते हैं, पदाति सैनिक आते हैं, और शायद अश्वारोही, हस्ती, हाथियों की सेना। तो ये 4 तरह की जो सेनाएं थी, इन चारों तरह की सेनाओं का निरीक्षण करना होता था प्रतिदिन। आजकल हम देखते हैं कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सेनाओं का निरीक्षण होता है, लेकिन राजा प्रतिदिन निरीक्षण करता था। इस बहाने से सेनाएं चाक चौबंद रहती थी, सन्नद्ध रहती थी। आज भी पुलिस लाइन वगैरह में और मिलिट्री में रेगुलर ड्रिल होती है, परेड होती है, और एक निश्चित अंतराल पर सेना का निरीक्षण होता है। अष्टमे अस्य सेनापति सखस्य विक्रम चिंता क्लेशः, 8वें पहर में वह सेनापति के साथ बैठ करके विक्रम चिंता का क्लेश करेगा। विक्रम यानी पराक्रम, राज्य का पराक्रम कैसा है,
राज्य के सैनिकों में, बल में, शस्त्रास्त्रों में हमारी बल की क्या स्थिति है, हमारे पावर, हमारी ताकत की क्या स्थिति है, इसकी चिंता करने के लिए 8वां पहर हुआ करता था। पुनः उपास्यैव संध्याम, फिर 8वें पहर के बाद संध्योपासना करेगा। प्रथमे रात्रि भागे गूढ़ पुरुषा द्रष्टव्याः, रात्रि के प्रथम भाग में वह गूढ़ पुरुषों को देखेगा। गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचरों को, द्रष्टव्य यानी उनसे मिलेगा, यानी उनसे मुलाकात करेगा। संध्या पूजन इत्यादि करने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में गुप्तचरों से मुलाकात करेगा। तन्मुखेन चाति नृशंसाः शस्त्राग्निरस प्रणिधयो अनुष्ठेयाः, तन्मुखेन उनके मुख से, यानी उनसे सब सुन करके उनके माध्यम से ही, अति नृशंसाः अत्यंत निर्दयी, शस्त्र अग्नि रस प्रणिधयो अनुष्ठेयाः, शस्त्र अग्नि रस इन 3 का प्रतीकार करने वाले जो होते हैं, ऐसे गुप्तचरों को वो नियुक्त करेगा। उनकी सलाह से, उनके माध्यम से वो सुनेगा। और राजा को 3 तरह के खतरे होते थे दुश्मन से। दुश्मनों के शस्त्रास्त्रों के बारे में कि उसके पास कितने शस्त्र हैं और वो कहाँ तैनात कर रहा है, उसके मुताबिक वो गुप्तचर नियुक्त करेगा। अग्निकांड इत्यादि, दुश्मन कहीं आग लगा दे इनके राज्य में या इनके राज्य के किसी हिस्से में, उसका इंतज़ाम, उसका प्रतिकार करके रखना पड़ेगा, इसके लिए गुप्तचर नियुक्त करने होंगे। और रस यानी विष, जो दूसरे देश के जो शत्रु राजा इत्यादि हैं वो आपके राज्य में घुस करके आपको, आपके सेनापति को, मंत्रियों को या प्रजाजनों को किसी को विष ना दे दें, इसके लिए भी आपको गुप्तचर नियुक्त करने होते थे और इसके प्रतिकार करने के लिए हरदम तैयार रहना होता था। और इन तीनों कृत्यों के लिए अत्यंत निर्दयी गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। आजकल जैसे रॉ एजेंट्स होते हैं जो विदेशों में जाते थे और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से और पूरी निर्दयता से, निश्शीलता से अंजाम दिया करते हैं। द्वितीय भोजनांतरे श्रोत्री व स्वाध्याय आरभेत। चलिए, रात्रि का प्रथम प्रहर हो गया, गुप्तचरों से मिले और इन विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष तरह के गुप्तचरों की नियुक्ति पर वार्ता हुई। रात्रि के दूसरे पहर में भोजन होगा और भोजन करने के बाद आराम करने का समय नहीं। श्रोत्री इव स्वाध्यायम आरभेत, जैसे कोई श्रोत्रिय हो, विद्यार्थी हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, उसके बाद ही अपने स्वाध्याय को आरंभ करना होता था, यानी पढ़ाई लिखाई करनी होती थी। तृतीय तूर्य घोषेण संविष्ट चतुर्थ पंचमऊ शयति किल। दंड नीति में पहले ही चर्चा हुई थी कि उसे सिर्फ चाणक्य की दंड नीति पढ़नी होगी, वो भी 6000 श्लोकों में, इतनी आसान तो नहीं। और इसके अलावा उसे निरंतर पढ़ते रहना पड़ता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्णों के लिए यह अनिवार्य था लगभग कि जिंदगी भर पढ़ते रहें। और ब्राह्मण के लिए तो कहा ही गया, यावत जीवम अधीते विप्र। तृतीय तूर्य घोषेण संविष्ट चतुर्थ पंचमऊ शयति किल। फिर रात्रि के तीसरे पहर में तूर्य घोषेण, बाजे गाजे के साथ, संविष्ट यानी प्रवेश करके, चतुर्थ और पंचमऊ, चौथे और 5वें पहर तक सोया करता था। राजा जब सोने जाया करता था तो तुरही बाजे वगैरह बजते थे ताकि लोगों को ये पता हो जाए कि महाराज सोने जा रहे हैं। इसके पीछे शायद ये भावना रही होगी कि उसके बाद किसी प्रकार का उपद्रव, कोई शोरगुल ना हो, विशेषकर महल के आसपास। द्वितीय भोजनांतरे कथमिवास्य अजस्र चिंताया सविह्वल मनसो वराकस्य निद्रा सुखम उपनमेत। कथमिव, भला कैसे, किस प्रकार से, अस्य इस राजा का, अजस्र चिंताया सविह्वल मनसो, अजस्र यानी निरंतर चिंता से विह्वल हुआ जो मन है, ऐसे मन से युक्त,
बराकस्य बेचारे के लिए निद्रा सुखम उपनमेत, निद्रा सुख को प्राप्त करना कैसे संभव है? क्या सो पाता होगा? क्या तो सो पाता होगा बेचारा। निरंतर उसको इतनी चिंताएं करनी होती थी कि उसे इतनी देर के लिए जो सोने का समय मिलता भी था बाजे गाजे के सहित, इसमें वो क्या सो पाता होगा। पुनः षष्ठे शास्त्र चिंता कार्य चिंतारंभ, उसके बाद छठे हिस्से में कार्य की चिंता करनी है, शास्त्र की चिंता करनी है। पहले ही बताया गया था कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ की चिंता की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से वो छठे पहर में, रात्रि के छठे पहर में उठ करके शास्त्र और कार्य की चिंता का आरंभ कर देता था, फिर से चिंतित हो जाया करता था। सप्तमे तु मंत्र ग्रहो दूता भी प्रेषणानि च, सातवें पहर में वो मंत्र ग्रह करता था, यानी मंत्रणा इत्यादि करता था अमात्यों के साथ, और दूतों को भेजने इत्यादि का कार्य करता था। दूताश्च नाम उभयत्र प्रियाख्यान लब्धान अर्थान, और दूत भी क्या करते थे? प्रियाख्यान लब्धान अर्थान, प्रिय आख्यान के द्वारा अर्थ को प्राप्त करके, उभयात्र दोनों तरफ से, यानी राजा से भी और हो सकता है पड़ोसी राजा से भी या सेनापति इत्यादि से भी मीठा मीठा बोल करके धन प्राप्त कर लेते थे। और चूंकि उनके लिए कोई सीमा शुल्क लगता नहीं था, वीत शुल्क बाध वर्तमनी, शुल्क बाधा रहित मार्ग में वाणिज्यया वर्धयंता, अपने उस धर्म को, अपने उस धन को वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य के द्वारा बढ़ाते हुए, यानी एक तो उनको सीमा शुल्क नहीं देना है, और उस धन से जो व्यापार करेंगे वो बिना सीमा शुल्क के, यानी खूब अच्छे मुनाफा लेकर के आएंगे। और इस प्रकार से अपने धन को बढ़ाते हुए कार्यम अविद्यमानम अपि लेशेन उत्पाद्य अनवरतम भ्रमंती, कार्यम अविद्यमानम अपि, यद्यपि कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है गुप्तचर का, गुप्तचर की कहीं आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से नए काम क्रिएट कर लेते थे, बना लेते थे। वो राजा को बता देते थे कि नहीं, यहाँ बहुत ज़रूरत है मेरी, आप गुप्तचरों को भेजिए और मुझे भेजिए और मुझे बहुत सारे पैसे दीजिए। इस प्रकार से कार्यम अविद्यमानम अपि, कार्य के अविद्यमान होने पर भी, न होने पर भी, लेशेन उत्पाद्य, थोड़ा सा सही लेकिन उत्पन्न कर लेते थे। और इस प्रकार से अनवरतम भ्रमंती, इस प्रकार से निरंतर वो भ्रमण किया करते हैं। देखिए, वो राजा को ये समझाना चाह रहा है कि महाराज, अगर आप इन लोगों की बातों में आ गए और आपने एक जिम्मेदार राजा होने का, एक गंभीर और एक बड़े दायित्व युक्त राजा होने का अगर आपने कर्तव्य निभाया, तो आपको क्या मिलेगा? पहली बात तो आपके पूरी निष्ठा से कर्तव्य निभाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही चलेगा। सारे गुप्तचर, सारे अमात्य, सारे विभागाध्यक्ष, सारे न्यायाधिकारी, सब तो आपस में मिल करके अपने स्वार्थ साधन कर रहे हैं, उत्कोच यानी घूस ले रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपनी सुख सुविधा से समस्याओं को बना रहे हैं और सुलझा रहे हैं। और आप अकेले क्या कर लेंगे? चलिए, अगर आप इस सुख आराम को छोड़ करके और बड़े कष्ट में इनके मुताबिक लग जाएं, सारे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लें, राजनीति का अध्ययन कर लें, और 24 घंटे का ये जो शेड्यूल बताया है, जो दिनचर्या बताई, इस दिनचर्या में खपें, जिसमें न तो सुकून से खाने के लिए समय है, न सोने के लिए समय है, न आपके अपने सुख के लिए जरा सा भी समय है। मात्र 3 घड़ी आपको मिलेगी विश्राम करने के लिए, और उस विश्राम के समय में भी आप पर यह बाध्यता है कि आप चाहें तो विश्राम करें, चाहें तो मंत्रणा करें। यानी विश्राम करते हुए भी आप इस अपराध बोध से भरे रहेंगे कि आप मंत्रणा न करके विश्राम कर रहे हैं। और इस सब से बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलेगा। हम देख सकते हैं कि ये 7वीं शताब्दी का भारत है, और उस समय भी इतने भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी। कमोबेश आज भी हम देखते हैं, बहुत कुछ नहीं बदलता है। एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होने से ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बदल जाएं। हाँ, कोशिश की जा सकती है
और ये हमेशा याद रखें कि जब भी कभी व्यवस्था बिगड़ेगी तो बदमाशों को फ़ायदा होगा, शरीफ आदमी कष्ट में रहेगा। अस्तु, धन्यवाद। शेष पुनः कभी।